हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज ही हमारा बजट का सेशन 2 है। हम लोगों ने अभी बजट में पार्ट 1 डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। उसमें हम लोगों ने बजट का नॉर्मल मीनिंग कि बजट क्या होता है और बजट के कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट्स थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अगर फ्यूचर में बजट आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो अभी हम बेसिक टर्म्स पे ही चलेंगे। आज उस दिन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात हुई थी, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज पहले हम देखेंगे कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। ये देखिए, आर्टिकल 266 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने की पावर देता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एक्ट में और लॉज में कोई भी चीज़ बिना सर पैर के नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको पावर मिली है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को पावर कहाँ से मिली है? आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली अनिश्चित जो चीज़ें होती हैं, जो सर्टेन नहीं होती हैं, उनके लिए ये फंड इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये एक तरीके का एडवांस होता है जो प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर, मतलब प्रेसिडेंट इस पर जब कहेगा कि तभी ये डिस्पोज किया जाता है। मतलब अगर कंटिजेंसी फंड पहले बनाया जाता है, लेकिन उसमें से पैसा डिस्पोज करने के लिए, निकालने से पहले पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और ये अर्जेंट, ये देखिए लिखा हुआ कि अर्जेंट अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पेंडिंग ऑथराइजेशन। और ये खर्चे करने से पहले हम ऑथराइजेशन नहीं ले पाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, इसलिए इसको प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर इन्वेस्ट किया जाता है। अभी प्रेजेंटली ये 5,500 करोड़ रुपए पार्लियामेंट में स्टैंड्स कर रहा है। मतलब अभी इसकी जो अथॉरिटी है कि 500 करोड़ रुपए तक ऐसे खर्चे किए जा सकते हैं। और ये एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का मतलब क्या हुआ कि अगर, मतलब ऐसे खर्चे जो पहले खर्च कर दिए जाते हैं और इनकी अप्रूवल्स बाद में ली जाती है, इसलिए इसको एक्स फैक्टो अप्रूवल्स कहते हैं। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आपको बेसिकली बजट में अगर आप अभी देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इस बार जो बजट, यूनियन बजट पास हुआ, उसमें कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो ये एक छोटी सी डिफिनीशन थी। अब आगे हम, अब इसके बाद हम लॉसेस लॉसेस पे बात करेंगे कि लॉसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। इसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार की है, ये आप लोग जरूर देखिए। ये आया। लॉसेस बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा, प्राइमरी डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक घाटा। अब ये घाटे होते क्या हैं? अक्सर लोग घाटों का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन ये घाटे होते क्या हैं, इनको जानने के लिए ये देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसमें समझाया हुआ है कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। बोरोइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड इन अबव इक्वेशन। मतलब कि अब ये देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स है कहाँ की? ये ऑल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स आर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमने जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का डिस्कशन किया था, जिसमें सारे रेवेन्यूज और सारे डिसबर्समेंट आते थे, ये सारे के सारे खर्चे और डिसबर्समेंट्स हमको वहीं से उठाने हैं। और टोटल डिसबर्समेंट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर्स में से टोटल रिसीट्स अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको फिजिकल डेफिसिट मिल जाएगा। लेकिन बोरोइंग्स को ऊपर हम अबव इक्वेशन में कवर नहीं करते। मतलब जब भी ये कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बोरोइंग का कंपोनेंट नहीं होगा। अब फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट क्या करता है? व्हाट इट इंडिकेट्स? सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। गवर्नमेंट रिक्वायर्स बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। मतलब जब हम फिजिकल डेफिसिट देंगे तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये वो अमाउंट है जितना अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोरो करना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। अब इसके बाद फिजिकल डेफिसिट्स के बाद कौन से डेफिसिट आते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करना भी बहुत ही ईजी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दीजिए, आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। आप सोचेंगे कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? तो रेवेन्यू रिसीट्स में दो तरीके रिसीट्स आते हैं। देखिए, रेवेन्यू का मतलब जब आप कभी भी देखें अकाउंट्स के टर्म में या इकोनॉमिक्स के टर्म में, तो रेवेन्यू का मतलब समझ आना है कि जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो
रेगुलरली होने वाली चीज़ें उनको वो रेवेन्यू नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यूज में क्या आते हैं, टैक्स प्रोसीड्स हो गया और एंड अदर ड्यूटीज लेवाइड बाय द यूनियन, मतलब इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गई, इस तरीके की जितने भी रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट की होने वाली रिसीट्स हैं उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट का टैक्सेस और ड्यूटीज को छोड़कर जो भी गवर्नमेंट का रेगुलर बेसिस पर होने वाला रिसीट है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। इसमें इनके डिविडेंड आते हैं, जैसे इन्होंने जैसे गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से इनको डिविडेंड मिलेगा, इन्होंने किसी को लोन दे रखा है उस पर इनको इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी देखिए रेगुलर बेसिस पर मिलने वाला, अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दे रखा है तो वो पर मंथ आपको लोन दे रखा है तो वो पर मंथ आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, यानी कि रेवेन्यू नेचर का है जो एक रेगुलर बेसिस पर एक टाइम के बाद रिपीटेड तरीके से आपको मिलता जाए, मंथ वाइज मंथ या फिर ईयर बाय ईयर। जैसे टैक्स है आपको ईयर बाय ईयर मिलता है, इंटरेस्ट है मंथ बाय मंथ मिलता है, और या फिर कोई फीस हो गई, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी फीस भी चार्ज करती है, ये भी रेगुलर बेसिस पर होती है, कुछ ईयरली मिलती है गवर्नमेंट को, कुछ मंथली मिलती है। तो इस तरीके के रेवेन्यूज को हम टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज कहते हैं। और रेवेन्यू क्या होता है ये मैं आपको समझा दिया, जो रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसी तरीके का होता है, जो रेगुलर बेसिस का एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट को करना होता है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। मेन चीज ये है कि इस खर्चे से कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब ये खर्चा होगा, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एसेट भी क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खर्चा होगा। तो और ये भी एक रेगुलर बेसिस पर होने वाला खर्चा है, जैसे लोगों की सैलरी देना, लोगों को पेंशन देना। तो जो फिक्स खर्चे हैं रेगुलर बेसिस पर, है ना, कि ये करने ही करने मंथ बाय मंथ ईयर बाय ईयर, इस तरीके के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर देंगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। अब ये क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या मतलब है, रेवेन्यू डेफिसिट तो आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट हमको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को बोरोइंग्स की ज़रूरत है। अगर फिजिकल डेफिसिट निकल के आ रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे मीट आउट करने के लिए इतनी बोरोइंग्स लेनी है। और रेवेन्यू डेफिसिट अगर निकल के आता है तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास अपने डिपार्टमेंट्स चलाने के लिए इनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से अक्सर टैक्स रेट्स बढ़ जाते हैं, या नए नए टैक्सेस, या फिर एजुकेशन से या सीनियर हायर एजुकेशन से इंक्रीज कर दिए जाते हैं, स्वच्छता से सभी लाया गया था। ये सब क्यों लाया जाता है, जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू डेफिसिट होता है, और रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर ये निगेटिव आती है तो आप डेफिसिट नहीं, आप फायदे में। अब इसके बाद फिर अगले तरीके का घाटा होता है प्राथमिक घाटा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट बहुत ही इजी है इसको समझना। जो आपने फिजिकल डेफिसिट निकाला है उसमें से आप जो भी आपने बोरोइंग्स ली हुई हैं अभी तक, उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। फिजिकल डेफिसिट जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसमें से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स जो आपने देनी है वो आप माइनस कर दो, आप प्राइमरी डेफिसिट पर पहुंच जाओगे। अब ऐसे देखेंगे तो थोड़ा हो सकता है टिपिकल लगे, कोई भी चीज हो तो उसका मतलब समझ में आ जाए तो वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अब ये कह क्या रहा है प्राइमरी डेफिसिट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि फिजिकल डेफिसिट मतलब हमने ऑलरेडी समझ रखा था कि गवर्नमेंट को इतनी बोरोइंग्स चाहिए अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए। तो गवर्नमेंट को जो बोरोइंग्स चाहिए, फिजिकल डेफिसिट मतलब आउट ऑफ बोरोइंग्स नीड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू फिजिकल डेफिसिट, हाउ मच अमाउंट रिलेटेड विद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। कहने का मतलब ये जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है ना, ये
आप अगर माइनस जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसमें टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है, उस बोरोइंग में प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है जो आप बोरो करने मतलब सारे तरीके के खर्चे होते हैं जिसके लिए आप बोरो करना चाहते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खर्चे होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेजर खर्चा होता है वो एक इंटरेस्ट कंपोनेंट का भी होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मीट आउट करना पड़ता है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली ये दिखाता है कि अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर दें जो बोरोइंग से हमने ले रखी है, तो उसके बाद हमें कितना और बोरोइंग चाहिए होगा। यानी कि अगर किसी भी बजट में प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो भी और पैसा चाहिए, जो भी और पैसा चाहिए जो हमें बोरोइंग के लिए चाहिए फिजिकल डेफिसिट में आ रहा है, वो हमें केवल और केवल इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए चाहिए। कहने का मतलब ये समझिए, अभी वैसे अभी जब हम एग्जाम्पल आप पे आएंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल, ये बेसिकली फॉर्मूला इसका यही है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और सही से समझ में आएगा। एक सेकेंड। कोरोना के चक्कर में घर में रहना पड़ रहा है। बहुत हार्ड सिचुएशन है, इतना घर पे कभी कोई, अभी कोई किसी के मम्मी पापा नॉर्मली कहते हैं कि आप रुक जाओ तो आप नहीं रुकोगे, लेकिन अब क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो रुकना ही पड़ रहा है। चलिए खैर, अब आते हैं, हमको इसको बाई एग्जांपल समझना है कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है समझाने के लिए आपको। चलिए ये देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स जो रेगुलर नेचर की होती हैं, ये मान लीजिए हमारी 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब इस रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स भी आती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स भी आती हैं। 6 लाख और 4 लाख, ये दोनों मिला करके कितने हो गए, 6 4 10 लाख। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स नॉन मतलब नॉन रेवेन्यू रिसीट्स जो कैपिटल नेचर की होती हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स 2 लाख, ये टोटल कैपिटल रिसीट्स कितनी है हमारी, 8 लाख, जिसमें रिकवरी ऑफ लोन्स कितना है, 2 लाख है। अदर कैपिटल रिसीट्स कितनी है, 3 लाख है। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज कितनी है, 3 लाख है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे मान टोटल रिसीट्स हमारी कितनी है, 18 लाख है। यानी कि हमारी 10 लाख रेवेन्यू रिसीट्स हैं और 8 लाख कैपिटल रिसीट्स हैं। टोटल रिसीट्स कितनी है, 18 लाख। आप 1 + 4 यानी कि 1 ये रहा, 4 4 ये रहा। टोटल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स 18 लैक्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 लाख हैं, जो रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट के होने वाले खर्चे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि फिक्स है, मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, ईयरली देना है, ये रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग्स लेती है, वो कोई भी बोरोइंग हो सकती है, विद इन इंडिया भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करे ये इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, ग्रांट्स इन एड फॉर कैपिटल एसेट्स क्रिएशन, कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि ग्रांट्स देती है कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है और किसी कंपनी को भी दे सकती है अगर वो स्पेशली रिक्वेस्ट करती हैं तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल क्रिएट होता है, ये वो एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए ये इतना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए हमारे, हम 9 10 11 12, 9 10 11 12 को जोड़ लेंगे तो 18 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हो गए, 18 लाख। ठीक, तो हमारी टोटल रिसीट हो गई 18, जिसमें से कैपिटल रिसीट 8 है, रेवेन्यू रिसीट 10 है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 18। अब हमें इसमें एक एक करके क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम अपना रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने डिपार्टमेंट चलाने में कितना घाटा आ रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। आप यहाँ पे आ जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है 9 पे, और रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ पे रही, ये है रेवेन्यू रिसीट्स 1 पे। तो 9 - 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। ये देखिए 12 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2 लाख।
ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। इसके बाद फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मतलब ऑल एक्सपेंडिचर्स माइनस ऑल रेवेन्यूज, लेकिन उसमें बोरोइंग्स नहीं आनी चाहिए, बोरोइंग्स का कंपोनेंट हमको नहीं लेना है। तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं? 18 लाख रुपए हैं। अब 18 लाख रुपए में से हम रेवेन्यू रिसीट 10 लाख माइनस रिकवरी ऑफ लोन्स 2 लाख और अदर रिसीट्स 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख प्लस 3 13 लाख, टोटल 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे तो हमारा 3 लाख रुपए फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। मतलब कि 13 क्या है? ये रहा, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर 13 माइनस 1 मतलब रेवेन्यू रिसीट माइनस 5 यानी कि रिकवरी ऑफ लोन। सारे रिसीट्स लेने हैं बोरोइंग को छोड़ करके। ये बोरोइंग वाला पोर्शन जो है ये आपको इसमें नहीं लेके आना है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। तो अब ये देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स नीडेड, आपको बोरोइंग कितनी चाहिए, आपने बोरोइंग कितनी कर रखी है, ये देखिए बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 3 लाख। यही अमाउंट है जो फिजिकल डेफिसिट का निकल के आता है। जो हमें बोरोइंग चाहिए होती है वही फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक। फिजिकल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला ये देखिए, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ये देखिए फिजिकल डेफिसिट हमारा ये आया है 3 लाख, और अमाउंट ऑफ बोरो और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितनी है? ये देखिए 1,80,000। ये 1,80,000 हमारी बोरोइंग्स हैं। तो हमारा फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट कितना निकल के आएगा? 3 लाख माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आउट ऑफ बोरोइंग्स नीडेड, टोटल बोरोइंग्स हमें कितनी चाहिए? टोटल बोरोइंग्स हमें चाहिए 3 लाख। इस बोरोइंग में से अगर हम इंटरेस्ट का खर्चा हटा दें, इंटरेस्ट कितना है? 1,80,000। अगर हम 3 लाख में से 1,80,000 घटा दें तो कितना बच रहा है? 1,20,000, ठीक है। यानी कि ये 1,20,000 वो पैसा है जो हमें बोरोइंग के रूप में चाहिए, और ये इंटरेस्ट के पेमेंट के अलावा के खर्चों को हमें पेमेंट करने के लिए ये पैसा हमें चाहिए। अगर मान लीजिए ये जीरो आ जाता, इन केस अगर ये जीरो आ जाता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब ये होता कि जो हमें टोटल बोरोइंग चाहिए वो बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ किस लिए चाहिए? जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो करने के लिए चाहिए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके और उसमें डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 तरीके के डेफिसिट हो गए। अब मेरे पास और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी। वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम इसको फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो इंसान का इंटरेस्ट थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोशिश बहुत की है कि ये आपको समझ में आए, और बहुत इजी तरीके से समझाया है। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से जिनको इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए उनके साथ इसको शेयर करिए। उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकॉन को भी दबाइए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते।